भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम देख रहे हैं। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तो उसका एक सेक्शन है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। उस सेक्शन को हम देख रहे हैं। इसका पहला टॉपिक जो था वो था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। उसे हम कंप्लीटली देख चुके हैं, वो कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है। दूसरा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एक पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो भारत का जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है इसके चरण को हम देख रहे हैं। इसमें जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हमने देखा कि उसमें डिमांड क्या थी। पहले जो है भारतीयों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था, और डिमांड हम देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई थी। तो भारत में सबसे पहले डिमांड की गई 1934 में एम.एन. राय द्वारा, फिर बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है अगस्त आफर आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के बाद जो है हमने देखा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद जो है हम देखते हैं कि जो भारत में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो वर्किंग की प्रक्रिया शुरू होती है वो कैबिनेट मिशन से ही शुरू होती है। यानी कैबिनेट मिशन से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही, वो सहमति जता दी। आगे हम देखें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले देखिए हमारे जो है देश का मैप नक्शा क्या है। तो 1946 या 47 की हम बात करें तो ये भारत का मैप था उस समय। जो ये रेड कलर है ये ब्रिटिश इंडिया है, और ये ग्रीन कलर, ये दो रेड और ग्रीन मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया है, और जो ये व्हाइट कलर है ये प्रिंसली स्टेट है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये जो ग्रीन कलर है ये पाकिस्तान बन गया, यानी डिवीजन के बाद, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान बन गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के जो प्रपोजल को ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में एक्सेप्ट किया था, वो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसी के स्कीम पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और नवंबर 1946 में ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इतना तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम देखें जो फीचर थे स्कीम के, तो यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 रखी गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए थे और 93 जो है प्रिंसली स्टेट के लिए सीट रिजर्व की गई थी। अगर हम आगे देखें तो जो ब्रिटिश इंडिया थी 296 सीट में से 292 सीटें एक्चुअल में 11 प्रोविंस थे जहां पर गवर्नर का शासन होता था, उनको दी गई थी, और 4 ऐसे सीटें थी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उनको एक सीटें दी गई थी। ये जो है डिवीजन था। ये चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम देखें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो सबसे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये असेंबली तो बन गई, ये मेंबर हो गए, किस ग्रुप से कितने मेंबर आएंगे इनका सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली अब जो है असेंबली बन चुकी है। अब असेंबली जब बन गई तो उसने काम करना शुरू किस तरह किया। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग होती है। उसके बाद लेकिन अगर हम देखें तो ये जो 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग थी, इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने बाइकाट किया था। क्यों? उसका कहना था कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान, और उसने सेपरेट स्टेट के नाम पर इस मीटिंग का बाइकाट किया, यानी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस मीटिंग में केवल 211 मेंबर ही अटेंड किए थे इस मीटिंग को, जो 9 दिसंबर 1946 को जो है रखी गई थी। आगे देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम का पार्लियामेंट है ये वही है। उस समय पार्लियामेंट ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल बनी हुई थी, वहीं पर सारे डिस्कशन हो रहे थे, वहीं पर सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया है वो वहीं पर चली है। एक तरीके से हम देखें तो आज भी हमारे देश का जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ चलती है? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में ही हमारा संविधान बनाया गया है। तो एक तरीके से देखें तो इसमें थोड़ा जीवंतता है, इसमें एक लिविंग स्ट्रक्चर टाइप का चीज हमें दिखता है, कंटिन्यूटी दिखती है। तो ये पार्लियामेंट में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती थी। अगर हम देखें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो किसी भी काम को जब करते हैं जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर काम किया जाता है, और चूंकि हमें देश का
जो है संविधान बनाना था, एक बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना था। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर भी हमको डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो शुरू में तो सब चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा विवाद होगा और इतनी ज्यादा क्लैशिंग हो जाएगी तो सब सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए एक सिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक है उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रदान किया जाए। इस काम को सबसे पहले किया गया और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हों जो है क्या किया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे, ये एक्चुअल में बहुत बड़े लॉयर थे और ये उनकी तस्वीर है, फिगर है। अगर हम देखें तो ये जो कंडीशन, ये जो क्राइटेरिया लाई गई थी कि एक्चुअल में उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन यही थे। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि फ्रेंच प्रैक्टिस में ये था कि जो ओल्डेस्ट मेंबर हो उसी को जो है हेड बनाया जाना चाहिए। उसी पद्धति को अपनाते हुए जो है सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। क्योंकि अभी काम जस्ट शुरू किया गया 9 दिसंबर को, तो जब 9 दिसंबर 1946 को काम शुरू हुआ तो कोई एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ नहीं था, कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इसलिए एक कंडीशन अप्लाई गई, एक सिस्टम लाया गया कि फ्रेंच प्रैक्टिस अपना लेते हैं और हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। आगे देखें तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अपना काम करना शुरू कर दिया तो बाद में इलेक्शन हुआ जो है प्रेसिडेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका जो है सिलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली के तौर पर। यानी ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और हम देखते हैं आगे चल करके इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। आगे देखें, जब भी कोई संस्था होती है तो वहां पर अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर अध्यक्ष किसी कारणवश उपस्थित न हो, एब्सेंट हो या बीमार हो या किसी अन्य वजह से न उपस्थित हो, उस कामकाज को देखेगा कौन। इस काम के लिए 2 पर्सन थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये 2 पर्सन थे, एच.सी. मुखर्जी ये हैं और वी.टी. कृष्णामाचारी ये हैं। इन लोगों को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। यानी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी एक प्रेसिडेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया राजेंद्र प्रसाद को और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य जो है वाइस प्रेसिडेंट बने। अगर हम देखें एच.सी. मुखर्जी जो है ये भी भारत के बहुत क्रांतिकारी रहे हैं। अगर हम देखें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट रहे। साथ ही साथ जो है इनका एक बिलीव था, वो एक्चुअल में हमें पर्सनल लेवल पर नहीं लेना चाहिए, उनका अपना मत था कि रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखें जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951 से 1956 तक वो पश्चिम बंगाल के फर्स्ट गवर्नर रहे और साथ ही साथ वो देशबंधु मेमोरियल सोसाइटी थी जो 1953 में बनी थी। तो 1953 से लेकर के मृत्यु तक ये उसके अध्यक्ष भी रहे। और अगर हम इसके साथ देखें तो ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वहां से पीएचडी की जो है उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति एच.सी. मुखर्जी थे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगे देखें, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी प्रक्रिया बन गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग चुन लिए गए, मेंबर सिलेक्ट हो गए, सारी प्रक्रिया शुरू की गई, तो जो काम काज शुरू करने की प्रक्रिया थी वह शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक सिलेक्शन हुआ था लोगों का, सारी शेड्यूल बने थे कि किस तरीके से काम होगा, कौन पर्सन क्या क्या काम करेंगे। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, तो सभी व्यक्ति एक ही भाग पर नहीं काम करेंगे, सबको अलग अलग काम दिया जाएगा, सब लोग अपने अपने भाग पर काम करेंगे, फिर उस पर एक डिस्कशन होगा। ये सारा काम 13 दिसंबर तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? एक्चुअल में देखें हम कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में
जो भी हम बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि एक मोटे तौर पर एक ये ढांचा है, इसी के एक हमें आकार देना है। जैसे एक बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर काम किया जाता है कि हम उसी आकार में उसे बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या कहा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने कहा गया कि ये चीजें ऐसी हैं जो मानवता के लिए और राष्ट्र हित में अति आवश्यक है। इसलिए इन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे प्रोविजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इससे रिलेटेड होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक्चुअल में क्या बना, लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी होनी चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं उसके एक फिलॉसफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंडामेंटल्स होने चाहिए, मौलिकताएं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फंडामेंटल्स की तरह, फिलॉसफी की तरह, एक बेस की तरह काम किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना था उसके बेडरॉक की तरह काम किया। आगे हम देखें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें कई पार्ट हैं, उसको हम देखेंगे, बिल्कुल उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में उसे वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके पार्ट उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। एग्जैक्टली सेम वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें कुछ पॉइंट में दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में यही पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के समरी के रूप में हमारे सामने आते हैं। लगभग इसलिए कह रहे हैं तो कुछ प्रोविजन को बाद में चेंज किया गया था। तो अगर हम देखें इसका पहला पार्ट था, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रा अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही स्टार्टिंग में ही अपने पहले वर्ड में ही क्या कहा उन्होंने, डिक्लेयर। हम डिक्लेयर करते हैं क्या, फर एंड सोलेमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने पहले ही सेंटेंस में क्या कहा कि हम जो है सोलेमन रिजॉल्व, यानी हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम स्वयं में परिपूर्ण है। स्वयं का मतलब यहाँ पर क्या है, पीपल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनता के इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी, इसलिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर बात की जा रही है पूरे पब्लिक के लिए है। हम देखते हैं उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट सॉवरेन का मतलब हमारे ऊपर किसी भी पर्सन का, किसी बॉडी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी देश का कोई दबाव नहीं है और न ही कोई अधिकार है। और हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब देश का जो हेड होगा, राष्ट्र प्रमुख जो होगा, वो कोई राजा या रानी नहीं होगी, वो कोई पर्सन नहीं होगा, वो जनता स्वयं होगी। और इस काम के लिए जनता एक पर्सन को इलेक्शन के माध्यम से नियुक्त करेगी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जिसे भारत में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अपने फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल को बनाने के लिए स्वतंत्र है, कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा, गवर्नेंस सिस्टम क्या होगा, उसे बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, एक सॉवरेन बॉडी की तरह हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian state and such other parts of India as are outside India and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। ये क्या बात हो रही है कि अगर हमारे पास जो भारत देश है इसकी एक्चुअल में हमें, उन्होंने पहले वर्ड में क्या कहा कि हम स्वतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं, जबकि हमारा देश 9 दिसंबर को आज़ाद हुआ नहीं था, हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की बात किया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हमारी टेरिटरी कितनी है, क्योंकि हमारा देश का भी लिमिट जितना दूर में है, जितनी हमारी बाउंड्री है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कहाँ होगा, पर्सन पर तो अप्लाई होगा, लेकिन पर्सन एक्चुअल में रहते कहाँ हैं, हमारे देश में रहते हैं। तो उस देश की बाउंड्री क्या है, उसकी सीमा रेखा क्या है, इस चीज को हमारे सेकंड पार्ट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि जो भी ब्रिटिश इंडिया है अब वो क्या हो जाएगी,
इंडियन स्टेट बन जाएंगे। यानी जो भी ब्रिटिश इंडिया 9 दिसंबर या 13 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन आया था, 13 दिसंबर को उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है अब वो इंडियन स्टेट बन जाएंगे, या कोई अन्य पार्ट जो बाद में शामिल होते हैं भारत में वो भी, या कोई ऐसा स्टेट जो भारत में बाद में शामिल होना चाहता है। यानी प्रेजेंट टाइम में ब्रिटिश इंडिया नहीं है, लेकिन वो बाद में चाहता है कि हम भारत के एक अंग के रूप में सम्मिलित हो जाएं, तो उसको भी एक इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में सम्मिलित होने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार जो है एक यूनियन के फॉर्म में देश को बनाएगा। यानी देश के पास एक पूरा अधिकार होगा कि वो प्रिंसली स्टेट को, ब्रिटिश इंडिया को अपने में समाहित कर ले, या कोई अन्य राज्य जो बाहर है उसको भी अपने में कंप्राइज कर ले, समाहित कर ले, या कोई अन्य राज्य जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है उसे सम्मिलित कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सिक्किम जो है प्रेजेंट टाइम में भारत का एक राज्य है, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय सिक्किम जो है वो भारत का अंग नहीं था, वो भारत का प्रोटेक्टरेट बना था, यानी एक देश की तरह था। और हम देखते हैं कि करीब करीब 1970-80 के बाद तक जो है, जो वर्ल्ड में कंट्री की लिस्ट बनती थी उसमें सिक्किम को एक कंट्री का दर्जा दिया जाता था। लेकिन 1970 के दशक में सिक्किम के लोगों ने भारत में मिलने की बात कही, तो पहले कंप्लीट रूप से नहीं सिक्किम मिला, लेकिन भारत के संरक्षण में आ गया। लेकिन बाद में वहां की जनता ने कहा कि हम पूर्ण रूप से मिलना चाहते हैं, तो 1975 में सिक्किम जो है भारत में पूरी तरीके से मिल गया। यानी हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, उसी रेजोल्यूशन का इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के माध्यम से बाद में दिखता है कि सिक्किम हमारे देश का अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, wherein the said territory, whether with their present boundary or with such other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous unit together with residuary power and exercise all powers and function of the government and administration, save and except such power and function as are vested in or are assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कहा जो टेरिटरी है उसकी जो प्रेजेंट बाउंड्री है या उनकी जो है अदर बाउंड्री बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कोई ऐसी स्टेट है जिनकी बाउंड्री कंफर्म नहीं है, जैसे कुछ स्टेट थे जिनकी बाउंड्री फिक्स थी, और कुछ स्टेट जैसे प्रिंसली स्टेट हैं या ब्रिटिश इंडिया है, उनकी बाउंड्री में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अगर डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो सब का सब क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग होगा, मनमाने तरीके से किसी बाउंड्री को डिसाइड नहीं किया जाएगा। और सेल्फ पजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट। उन्होंने क्या कहा कि ये जितने भी टेरिटरी हैं, जो प्रोविंस हैं, स्टेट हैं, इनकी बाउंड्री जो चाहे जो प्रेजेंट हो या इन फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी डिमार्केशन करेगी, उस सारी बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, एक लॉ के माध्यम से डिमार्केट की जाएगी, और वो जो स्टेट है उसे एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह बिहेव किया जाएगा, उसे एक स्टेटस दिया जाएगा, वो ऑटोनॉमस यूनिट है। और हम देखते हैं रेजिडुअरी पावर की बात आती है, ये वर्ड काफ़ी चर्चा में है। हम 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उस वीडियो में देख चुके हैं रेजिडुअरी पावर के बारे में, फिर हम इंडिपेंडेंस एक्ट में भी देखे थे, और यहाँ पर भी है। तो रेजिडुअरी का पावर का मतलब ये होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसमें 7वीं अनुसूची है, सेवेंथ शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट के अलावा अगर कोई मैटर जनरेट होता है तो उसकी पावर को इस प्रेजेंट टाइम का जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इसमें इन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रेजिडुअरी पावर देंगे, यानी कोई भी ऐसा मैटर जिसका बंटवारा राज्य और केंद्र के आधार पर नहीं हुआ है उसका अधिकार राज्यों के पास होगा। एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा कि वो अपने सारे फंक्शन और मतलब जो भी कामकाज है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फंक्शन है, जैसे टैक्स कलेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो ये सारा काम, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारी काम को उन्होंने कहा स्वयं देखेंगे,
लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने कहा सच पावर एंड फंक्शन एज आर वेस्टेड इन आर assigned to the union or as inherent or implied in the union or resulting therefore। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन्हें रेजिड्यूरी पावर तो देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी पावर जो ऑलरेडी यूनियन के पास है या उसके पास होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिफेंस, कम्युनिकेशन के मैटर, करेंसी छापने का मैटर, तो ये सब मैटर स्टेट को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे देश हित प्रभावित होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मैटर होगा तो यूनियन के पास ही रहेगा, जो स्टेट के पास होना चाहिए वो रहेगा, जो स्टेट के पास नहीं होना चाहिए वो नहीं रहेगा। सिंपल वर्ड में इस तरह हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का फोर्थ पॉइंट क्या था? वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। अब क्या कहते हैं कि जो सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया है, सोवरेन किसी भी पर्सन का, बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन का, देश का या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट का भारत पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हम पूरी तरीके से सेल्फ डिटरमाइंड, सेल्फ एग्जिस्टिंग बॉडी है, कंट्री है। उन्होंने कहा कि जो भी पावर और अथॉरिटी भारत के लोगों के पास होगी वो एक्चुअल में किसी भी तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्गन हो, कंस्टिट्यूएंट पार्ट हो, वो कहाँ से आएगा? पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो भी पावर किसी पर्सन को मिलेगी एक पोस्ट के माध्यम से, या किसी कोई ऑर्गन बनेगी, या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जहाँ कहीं भी होगा पूरे देश में जिस भी रूप में होगा, उसको पावर कहाँ से मिलेगी? तो पीपल से मिलेगी। यानी देश की पीपल ही अंतिम पर्सन है जिसके पास पावर है, किसी बॉडी के पास सोवरेन पावर नहीं होगा। कंट्री सोवरेन होगा लेकिन किसी बॉडी को सोवरेन पावर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं वेयर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वेकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। अगर हम देखें ये पूरी लाइन बिल्कुल अक्षर से इसी तरीके से प्रियम्बल में ऐड कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में पर्सन है, पीपल ऑफ इंडिया हैं, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या क्या देना चाहते हैं उसका उन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर हम प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम जस्टिस देंगे। जस्टिस किस तरीके की होगी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी किसी पर्सन को राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ हमेशा समानता के व्यवहार की जाएगी, उसे सामाजिक तौर पर बराबर माना जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, किसी को भी अपना कोई भी ऑक्यूपेशन करने के लिए, उसको फाइनेंशियल काम करने के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए उसको जस्टिस मिलेगी। पॉलिटिकल, कोई व्यक्ति राजनीतिक कार्य कर सकता है, राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बराबर है, यानी कोई व्यक्ति न छोटा है न बड़ा है, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। चाहे व्यक्ति लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी राजा के खानदान से हो या सिंपल पर्सन हो, किसी भी तरीके का किसी को स्टेटस नहीं मिलेगा। सब स्टेटस नल हो जाएंगे और सिर्फ एक स्टेटस होगा कि वो ह्यूमन है और इंडियन है, तो भारतीय है और मनुष्य है, यही केवल स्टेटस रहेगा और उसको अलग से कोई स्टेटस नहीं अवार्ड किए जाएंगे। ये लॉ के समक्ष ऐसा माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, तो व्यक्ति कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार होगा। बिलीफ, फेथ, वो किसी भी कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल में विश्वास रख सकता है, किसी धर्म में विश्वास रख सकता है, वो किसी भी धर्म को मानते हुए अपनी पूजा पद्धति कर सकता है, उसको जो है किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता होगी, यानी रोजगार की स्वतंत्रता है कि वो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए रोजगार कर सकता है। लेकिन आगे देखिए वो कहते हैं एसोसिएशन, मैंने ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है, और एक्शन, किसी भी काम को एक्ट करने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक वर्ड उन्होंने जोड़ दिया, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर तो बहुत सारे विवाद भी होते रहते हैं आजकल, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉ और पब्लिक मोरालिटी
के खिलाफ कोई भी काम अगर होगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, कोई भी कार्य हो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाए। तो जैसे कि हम देखते हैं वेकेशन का कॉन्सेप्ट, रोजगार की अगर हम बात करें, कोई पर्सन है वो डॉक्टर नहीं है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस नहीं किया, एमडी नहीं है, या कोई अन्य मेडिकल साइंस की डिग्री उसके पास नहीं, उसने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वो झोला छाप डॉक्टर बन जाता है, तो हो सकता है कि प्रैक्टिस से वो दवा कर ले, वो सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो मरीज के जान पर खतरा कभी भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास केवल डे टू डे देख करके अनुभव के आधार पर दवा कर रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में ये नहीं पता है कि दवा काम किस तरह करती है, या कोई बीमारी का एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन क्या है, या बॉडी ऑर्गन का फंक्शन क्या है। इस वजह से वो हो सकता है कि मरीज की जान ही ले ले। इसलिए उसमें कहा गया कि किसी भी पर्सन को डॉक्टर, रोजगार की स्वतंत्रता है, लेकिन डॉक्टर तभी बन सकता है जब उसके पास मेडिकल साइंस में पढ़ाई किया हो। या जैसे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर सिंपल जैसे मोटर मैकेनिक लोग बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी है सरकार अगर बड़े स्तर पर लेगी तो वहाँ पर जैसे ओवरब्रिज बनाना है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको आता है मिस्त्री का काम तो मैं ओवरब्रिज बनाऊंगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा किसी भी रोजगार को करने के लिए अगर वहाँ पर कोई किसी को खतरा नहीं है तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई खतरा होता है तो ऐसे काम नहीं किया जा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है शराब बेचता है या ड्रग्स बेचता है, तो ये जो है ड्रग्स बेचना अलाउ नहीं है। वो कोई व्यक्ति कहे कि हमारा रोजगार है तो ऐसा नहीं माना जाएगा। एसोसिएशन, संगठन बनाने के, संगठन में कोई व्यक्ति आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आतंकवादी संगठन बनाएंगे तो आतंकवादी संगठन बनाने की परमिशन नहीं है, आतंकवादी कृत्य करने की परमिशन नहीं है। अब कोई व्यक्ति परोपकार करे, जो किसी व्यक्ति गरीबों को खाना खिला रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति गरीबों को खाना खिलाने के बाद उनको उनमें से 10 को खाना खिला रहा है और 2 को धीरे से किडनैप करके उनकी किडनी निकाल ले रहा है, तो ये गलत है। तो ये नहीं कह सकता है कि तो एक्शन कैसा होना चाहिए, एक्शन का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गरीब को खाना खिलाए और जाए आकर के हॉस्पिटल में उसका किडनी ही निकाल लिए, तो ये एक्शन क्या है, लॉ और पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ है। यानी कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ और पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ हो। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था, ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट है और एक तरीके से ये फंडामेंटल आर्टिकल का भी ये पार्ट है। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें ये इंक्लूड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का 6वां पॉइंट, wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal area and depressed and other backward classes। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमने एक बात कर लिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि बात की गई इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, स्टेटस की बात की जाती है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की बात हो या एजुकेशन में बात हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही काम हो या कोई अन्य काम हो, तो उसमें हम सबको इक्वल रखेंगे। लेकिन अगर इक्वल रखेंगे तो इक्वलिटी का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हमारे पास एग्जैक्ट इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, हमें इक्विटी की भावना से देखना चाहिए। जैसे अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें, बैकवर्ड सेक्शन, भारत में करीब 54% ओबीसी हैं जिन्हें अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। ट्राइबल सेक्शन करीब 7.5% है, एससी 15% है। तो 15% एससी, 7.5% एससी, 54% ओबीसी, ये माइनॉरिटीज हैं। ये सारे ग्रुप जो हैं, फिर जनरल, ये सारे जो मिल करके देश को बनाते हैं, लेकिन इनकी स्टेटस एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में इक्वल है ही नहीं। अब इनको एग्जैक्ट इक्वल ट्रीट करेंगे तो ये एक्चुअल में इनके साथ जो है, इनके साथ स्वतंत्रता का हनन है, इनके अधिकारों का हनन ही एक तरीके से। इनको एक्चुअल में जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जैसे अगर एक व्यक्ति कहे कि एक ग्रुप बना दिया जाए कुछ जानवरों का, जैसे मछली हो और चिड़िया हो, भालू हो, हाथी हो, घोड़ा हो और गिरगिट हो, इन सबको कहा जाए, एक एक टास्क दिया जाए कि पानी में तैरना है, तो मछली तैर सकती है लेकिन हाथी तैरेगा नहीं। लेकिन अगर पेड़ पर चढ़ने की बात की जाए तो गिरगिट चढ़ जाएगा, पक्षी उड़ करके पहुंच जाएगा, लेकिन हाथी नहीं चढ़ सकता है, मछली नहीं चढ़ सकती है। तो हम कहें कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो ये बिल्कुल स्थिति ऐसी होगी कि सबको, मछली को, हाथी को, पक्षी को, बंदर को,
लंगूर, घोड़े सबको एक बराबर ट्रीट किया गया कि सब लोग पानी में तैरेंगे एक तरीके से, सब लोग पेड़ पर एक तरीके से चढ़ेंगे, या रेस में सब लोग एक साथ दौड़ेंगे। तो रेस में घोड़ा जीतेगा, पानी में मछली जीतेगी, और पेड़ पर चढ़ने के लिए चिड़िया ही चढ़ जाएगी आराम से उड़ करके। तो सबको इक्वलिटी मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि इक्वलिटी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, हमें सबको सेफगार्ड देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, एडेक्वेट सेफगार्ड मिलेंगे, जैसे कि हमें आरक्षण देना चाहिए। तो ये आरक्षण का कॉन्सेप्ट यहाँ से हम इनडायरेक्टली देख सकते हैं। whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign right on land, sea and air according to the justice and the law of the civilized nation। अभी क्या कहते हैं कि जो हमारे देश की टेरिटरी है, ये एक रिपब्लिक सिस्टम है, ये एक सोवरेन राइट जो इसके पास है, वो सोवरेन राइट बनी रहनी चाहिए। कहाँ पर? लैंड पर, संपूर्ण भूमि पर, सी पर जो हमारा समुद्री एरिया है, और हवा यानी जो हमारे देश का जो जमीन है या समुद्री एरिया है, उसके ऊपर का जो एयर का पोर्शन है, एटमॉस्फेरिक पोर्शन है, वो भी हमारे देश का सोवरेन जो है टेरिटरी की तरह बिहेव किया जाएगा। तो इस सोवरेन टेरिटरी में जो है यहाँ पर जस्टिस और ला सिविलाइज्ड नेशन की तरह बिहेव करना चाहिए, उसे मेंटेन किया जाना चाहिए हमारे सोवरेन राइट को। नेक्स्ट 8वां पॉइंट क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द्वारा, दिस एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो कहते हैं जो हमारा एंशिएंट लैंड है, एंशिएंट लैंड का मतलब क्या है? भारत का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, ये कोई नहीं जानता है। हम जियोग्राफी से पढ़ सकते हैं कि जियोग्राफी में किस तरीके से हुआ, लेकिन तब कोई ह्यूमन नहीं था। लेकिन बात करें ह्यूमन की, पॉलिटिकल बात करें, इंडिया की पॉलिटिकली कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कोई नहीं जानता। तो उनका जो एंशिएंट लैंड है, इसके पास राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस पाने का विश्व में एक अब मौका मिला है, और भारत भी अपना फुल विलिंग कंट्रीब्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड, विश्व शांति के लिए, विश्व के भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए भारत भी अपना योगदान देना चाहता है। भारत भी अपना योगदान देगा जितना संभव हो सकेगा। आगे हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के 8 पॉइंट मेन थे। आगे हम देखें तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसे जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, और बाद में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया। ठीक कब? 22 जनवरी 1947 को। तो हम देखते हैं 14 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। उस पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और फाइनली 22 जनवरी 1947 को अनएनिमसली यानी संपूर्ण व्यक्तियों ने, किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, सभी ने स्वेच्छापूर्वक सर्वमत से, अनएनिमसली का सर्वमत से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार किया गया। इट इन्फ्लुएंस्ड द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेज। तो जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चली, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस पूरे प्रक्रिया में इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इन्फ्लुएंस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहा। और हम देखते हैं कि जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही मॉडिफाइड फॉर्म में हमारा प्रीएम्बल है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो एग्जैक्टली ऐसे ही रख दिए गए हैं। ठीक है, ये पीपल वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल सेम फॉर्म में है। तो ये जो है चीजें रखी गई हैं हमारे प्रीएम्बल में, मॉडिफाइड फॉर्म में कहें तो यही हमारा प्रीएम्बल है। आगे देखते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। जैसा कि अभी हमने पहले बात किया कि ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। उसके बाद हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसकी जो है जब वो एक्ट आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा और ब्रिटिश क्राउन द्वारा उसको सैंक्शन कर दिया गया, परमिशन मिल गई, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हमारे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ प्रोविजन में। जैसे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड। जैसा कि हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किए। अब वो जब वहाँ यहाँ पर हम देखते हैं भारत के स्वतंत्रता की बात हो गई, साथ ही साथ भारत के पार्टीशन की बात हो गई, तो प्रिंसली स्टेट को अब लग गया, क्योंकि उनके पास
3 ऑप्शन दिए गए थे कि पहला वो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाए और तीसरा नया देश बना लें। लेकिन नया देश बनाने की अगर हम बात देखते हैं कि जो 3 पार्ट बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम नहीं 3 पार्ट बनाए गए हैं, ये अधिकार दिए गए कि चाहे भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट बन जाए। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं था कोई नए देश बना सकें, तो उनको लगा कि हमें भारत में शामिल होना चाहिए, जिन्हें वो धीरे धीरे सम्मिलित हो गए। 28 अप्रैल 1947 को जो है 6 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। यानी हम देखते हैं कि 11 प्रोविंस थे, इन सबके शामिल नहीं थे, तो 6 स्टेट के जो है मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 28 अप्रैल 1947 तक शामिल हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि जो माउंटबेटन प्लान आया, ये कब आया था? 3 जून 1947 को। तो ये वीडियो भी हम देख चुके हैं माउंटबेटन प्लान का, और साइमन कमीशन, माउंट कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन, ये तीनों को हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अपलोड हो चुका है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके लिंक को हम वीडियो में दे देंगे। तो जो माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, उसमें साफ साफ कह दिया कि भारत का पार्टीशन होकर रहेगा। जब ये कन्फर्म हो गया कि पार्टीशन होगा, तो साथ ही साथ ये जो है रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसिपल स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली। तो अब उन्हें ये पता चल गया था कि हमें किसी एक साइड जाना ही है, क्योंकि नए देश बनाने की जो है उनकी इच्छा चल नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सम्मिलित होना ही उचित समझा। द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। हाँ, हमें देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो ये अभी एक्ट आ तो गया, लेकिन ये भारत का पार्टीशन की तो बात कर दी गई, लेकिन एक्चुअल में पार्टीशन अभी हुआ नहीं था। तो ये जो है मुस्लिम लीग भी क्या किया, इंडियन डोमिनियन के नाम पर वो भी सम्मिलित हो गया असेंबली में। आगे देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेज इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। अब हम देखते हैं कि माउंटबेटन प्लान आ गया 3 जून 1947 को। इसके बाद जो है फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, तो ये 3 जून को माउंटबेटन प्लान, और 18 जुलाई 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर साइन हो गया था ब्रिटिश क्राउन का। तो हम देखते हैं कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, भारत का पार्टीशन हो चुका है, पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया है, तो उसके बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजिंग होती है। तो द असेंबली वाज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय जो है, अब तक हमारा देश एक्चुअल में क्या था, ब्रिटिश इंडिया की तरह था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश क्राउन का साइन हो गया, और उन्होंने कहा कि हम 30 जून 1948 से पहले देश को किसी हालत में छोड़ देंगे। तो अब जो है ये फुली सोवरेन बॉडी होगा, क्योंकि अब तक वो केवल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था, लेकिन अब जो है वो केवल इंडियंस अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहे थे, गवर्नमेंट ने नहीं कहा था। लेकिन 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद अब ब्रिटिश क्राउन ने एसेंट दे दिया, उसके बाद ये फिक्स हो गया कि भारत एक फुली सोवरेन बॉडी है। उसको कहा गया कि वो किसी भी तरीके का कोई कानून बना सकती जैसी उसकी इच्छा हो। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। अब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इतनी पावर अब है कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं उन्हें वो कंप्लीटली समाप्त कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है, अल्टर उसमें चेंजिंग ला सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे अपने अनुसार। नेक्स्ट, द असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। हम देख रहे हैं कि भारत में जो वायसराय है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर के लिए एक बॉडी थी, लेकिन अब वो इस समय तक लगभग भंग हो चुकी थी। अब जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक्चुअल में बनी कैसी थी, तो ये हमारी बनी थी जो मेंबर के एमएलए थे उनके इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। तो यही हमारी एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह यही फंक्शन करना शुरू कर दिया। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट फंक्शन वेर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर
फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग फॉर ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। हम यहाँ देखते हैं हर देश में एक लेजिस्लेचर होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम भारतीय संसद है, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग होती है, उसका काम सिर्फ इतना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। लेकिन जो पार्लियामेंट होती है उसका काम होता है देश के अन्य ऑर्डिनरी लॉ को बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन भी करे देश की जनता के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अब यही दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। पहला, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी प्रक्रिया कर रहे हैं जो भारत स्वतंत्र हो रहा है, और साथ ही साथ ये ऑर्डिनरी लॉ को भी बना रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं इनके पास दो टास्क हैं, लेकिन ये दोनों टास्क अलग अलग दिन ऑपरेट होते थे। यानी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक होती थी तो उस दिन लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक नहीं होती थी, और जिस दिन लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक होती थी उस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक नहीं होती थी। अब हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसके लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक संगठन बन गया, एक सिस्टम बन गया, तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी डिग्नेटरीज कौन है। तो असेंबली ने क्या किया, फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह बिहेव किया। यही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनी, फर्स्ट फ्री इंडिया के लिए। यानी भारत जैसे आज़ाद हुआ, जिसके पास एक्चुअल मुष्टि में डोमिनियन लेजिस्लेचर थी। हमने पहले ही देखा, पिछले वीडियो में देख चुके हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उन्होंने कहा था भारत एक डोमिनियन लेजिस्लेचर रहेगा। और जब भारत जो है पूरी तरीके से संविधान जब तक बन नहीं जाता है तब तक डोमिनियन लेजिस्लेचर रहेगा। यानी जब तक भारतीय द्वारा भारत संविधान को पूरी तरीके से बना नहीं लिया जाता है तब तक भारत एक पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। मतलब ऑन पेपर वो स्वतंत्र नहीं होगा, प्रैक्टिकल में स्वतंत्र होगा, लेकिन ऑन पेपर वो डोमिनियन लेजिस्लेचर होगी। उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का पावर तो नहीं होगा, लेकिन एक वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो गवर्नर जनरल जो है उसका हेड होगा, और जैसे ही क्या करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेंगे तो ये रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, डोमिनियन टू रिपब्लिक हो जाएंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो डोमिनियन लेजिस्लेचर थी और वही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनती है। तो हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जब भी वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरफ बिहेव करती थी, फंक्शन करती थी, तो उसके जो ऑलरेडी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद वही अध्यक्ष रहते थे। लेकिन जैसे ही ये एक पार्लियामेंट फॉर्म में काम करती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी, तो उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर हो जाते थे। यानी हम देखें राजेंद्र प्रसाद केवल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड थे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के जो हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी थी उसके हेड जीवी मावलंकर थे। बाद में यही हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। दिस टू फंक्शन कंटिन्यूड टिल 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 तक यही फंक्शन चला। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक दिन बैठक होती थी तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का काम चलता था, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती थी यानी पार्लियामेंट्री बैठक होती थी तो वो अपना ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे। ये काम जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया तब तक चला। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है, तब तक ये दोनों फंक्शन साथ ही साथ चले, लेकिन अलग अलग दिन में। मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो जिनका एरिया पाकिस्तान में चला गया, अब वो क्या किए, विड्रॉ कर लिए, यानी असेंबली को छोड़ दिए। पहले असेंबली में शामिल हुए थे, जब उनको क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन के बाद वो शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में वो क्या किए, ड्रा कर लिए, क्योंकि अब पार्टीशन कंप्लीटली अनाउंस हो गया था। आगे हम देखें तो जब ये यहाँ पर मुस्लिम लीग के मेंबर निकल गए तो अब जो हमारी असेंबली थी एक्चुअल में उसके टोटल मेंबर अब 299 हो गए, 299 हो गए, जो कि पहले ओरिजिनली कितने थे, 389, 389 थे ओरिजिनली, लेकिन अब घट करके 299 होंगे। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था टोटल, क्योंकि वहाँ पर ये बात की गई थी देश का पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन की बात माउंटबेटन प्लान में होती है, कैबिनेट मिशन में पार्टीशन की बात नहीं की गई थी। ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि देश का विभाजन नहीं होगा, लेकिन बाद में उनको खुद लगा कि भारत अगर एक बहुत बड़ा शक्ति बन गया तो खुद इन्हें समस्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विभाजन को ज़्यादा जरूरी समझा, और उनका इरादा सही निकला, क्योंकि भारत पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई चलती रहती है और देश आपस में जब उलझे रहेंगे तो वो बड़े पावर बनने में उनमें बाधा बनेगी। तो इसी वजह से उन्होंने कैबिनेट मिशन में तो पार्टीशन की बात नहीं की गई, लेकिन माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन कहा गया। अब ओरिजिनल मेंबर जो 389 थे घटकर 299 हो गए, और जो स्ट्रेंथ थी इंडियन स्टेट की पहले 296 थी, अब प्रिंसली स्टेट, अब उनकी जो ये मुस्लिम लीग के हटने से
229 हो गई, और जो प्रिंसली स्टेट थे पहले 93 था, अब 70 हो गए। यानी हम देखते हैं सिंपल, ब्रिटिश इंडिया से जैसे इंडियन स्टेट बने तो 296 से 229 बन गए, अब प्रिंसली स्टेट 93 से 70 बन गए मुस्लिम लीग के निकलने के बाद। अगर देखें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये सब तो काम किए, साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी काम किए जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काम करना जरूरी था, क्योंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र होने का मतलब होता है कि हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्डिनरी लॉ बनाने के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने कॉमनवेल्थ का जो है मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया मई 1949 को, यानी मई 1949 को उन्होंने रेटिफाई किया था। ये कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ का एक्चुअल में ये मैप है, मैप के बाद मैप नहीं, ये फ्लैग है उसका। हम देखें ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में हम देख रहे हैं 2 कलर में मैप है, एक ग्रे है और एक ब्लू है। ग्रे का मतलब है कि यह वह पोर्शन है जिस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया या नहीं किया है। जैसे अमेरिका पर कब्जा किया था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश के पावर को मानने से इनकार कर दिया था, उनके साथ किसी भी तरीके के कोलैबोरेशन से इनकार कर दिया था। और ये ब्लू कलर वे हैं जो ब्रिटिश के गुलाम थे, और इन्होंने बाद में स्वतंत्र होने के बाद भी उसके साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखे। तो ब्रिटिशर्स ने कॉमनवेल्थ नाम के ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें कहा कि वे सभी देश जो पहले ब्रिटिश के गुलाम रह चुके हैं, कॉलोनी रह चुके हैं, वही केवल इसके मेंबर बनेंगे। लेकिन कुछ देशों ने जैसे अमेरिका, चाइना, ये सब सम्मिलित नहीं हुए। ये सब कहे, अरब पर भी कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्टली, तो वो सब कहे कि हम जो है नहीं बनेंगे कॉमनवेल्थ के मेंबर। लेकिन भारत बना था, तो भारत जब बन गया तो मई 1949 को उन्होंने रेटिफाई कर दिया मेंबरशिप को। रेटिफाई का मतलब क्या है, एक्चुअली हम देखते हैं जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बाहर जाते हैं तो कहीं साइन कर देते हैं, या वर्ल्ड जो हमारे यूएन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें जाकर के वो एग्रीमेंट में साइन करके चले आते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में साइन तो कर दिए, उनके साइन भर से कुछ नहीं होता है जब तक वो रेटिफाई देश की पार्लियामेंट न कर दे। तो इसका मतलब सामने है, उसको एक बिल बनाया जाएगा, ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जाएगा, उसे बिल के रूप में पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में वोटिंग, डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर उस बिल को पास कर दिया जाता है तब जाकर के प्रेसिडेंट की साइन होगी। उसके बाद जाकर के मान लिया जाएगा कि हमने जो बाहर जाकर के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ वादे करके आए थे, उन्हें पूरी देश की जनता पार्लियामेंट के माध्यम से एग्री करती है। तो ये होता है रेटिफिकेशन। तो मई 1949 में उन्होंने रेटिफाई कर दिया। तो तब हम देखते हैं कि भारत प्रेजेंट टाइम में भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जैसे हम देख रहे हैं कि अदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दूसरे फंक्शन में उन्होंने क्या किया, 22 जुलाई 1947 को ये भारत का जो खूबसूरत सा सुंदर सा फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, इसको जो है अडॉप्ट किया गया। एक्चुअल में जो ये हम फ्लैग देख रहे हैं आज, ये हमारा फ्लैग शुरू से नहीं रहा है। हमारे 1905 के समय में कुछ और फ्लैग था, 1920 के समय में कुछ और था, 1926 यानी भगत सिंह के समय में कुछ फ्लैग और कुछ था, 1935 में कुछ और फ्लैग था। अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे फ्लैग बदलते रहे हैं। तो ये जो हमारा फ्लैग है, इसको भीकामाजी कामा ने बनाया था। इसको 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग के तौर पर। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो यही फ्लैग हमारा हमेशा से नहीं रहा है, लेकिन 22 जुलाई के बाद से यही हमारा फ्लैग है। तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो देश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तो जो जनगण मन है, ये हमारा राष्ट्रगान बन गया 24 जनवरी 1950 को। इसके आगे हम देखें राष्ट्रगीत, जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत को, इसे भी 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया। यानी हम देख रहे हैं 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज एक्सेप्ट किया गया, 24 जुलाई को नेशनल एंथम राष्ट्रगान एक्सेप्ट किया गया, और 24 जुलाई को ही राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, इसे एक्सेप्ट किया गया। अगर हम देखें तो वंदे मातरम में इतने ही पोर्शन को केवल एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये एक बड़ा कविता है, लेकिन इसमें से सारे पूरी कविता को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिर्फ इतने ही पोर्शन को हमने वंदे मातरम के इतने पोर्शन को सिर्फ नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। आगे देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है
राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। जैसा कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम कर रही थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो वहाँ पर आज के टाइम हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, उस समय भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और जो इलेक्शन हुआ उसमें पहली बार भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर जो इलेक्शन हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 24 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद को धारण कर लिया। उस दिन उन्हें बना दिया गया। तब से हम देखते हैं कि भारत के ये राष्ट्रपति, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन इतने ही थे। अगर कुछ और प्रोविजन को देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने की प्रक्रिया थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कुल 11 सेशन हुए थे, जिसमें से जो टाइम लगा वह 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। यानी हम देखते हैं कि लगभग 3 महीने लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरी प्रक्रिया में लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जबकि बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका का तो बहुत कम टाइम में बन गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 9 साल लग गया था। तो ये अलग अलग देशों के अलग अलग वजह से बनाई गई थी। और अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक्सेप्ट, मतलब उसके प्रोविजन को लिया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था पहले, उसको बनाने में 114 दिन लग गए थे। ड्राफ्ट बनाने में 114 दिन लग गए। उसमें 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मिलित किया गया था। फिर उसमें से काट छांट किया गया और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पैसे लगे तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। आज के हिसाब से ये अरबों में चला जाएगा, तो उस समय 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर हम देखें 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फाइनल मीटिंग की थी, फाइनल सेशन हुआ था। यानी जो एक्चुअल में मीटिंग थी, हम देखते हैं 26 जनवरी 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसी दिन कुछ प्रोविजन लागू भी कर दिए गए। लेकिन जो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन की एक फाइनल सेशन हुआ, उस दिन सभी लोगों ने उसको फाइनली रेटिफाई कर दिया, साइन कर दिए। उस दिन फाइनल सेशन था और डिड नॉट एंड द कंटिन्यू। हम देखते हैं कि हमारे देश में 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन भारत में इलेक्शन नहीं हुए थे। तो भारत में जो पहला पार्लियामेंट बना उसको ये मान लिया गया कि 5 साल तक ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यही पार्लियामेंट की तरह काम करेगा, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP की तरह काम करेंगे। तो इलेक्शन नहीं हुआ। तो 47 के बाद एक्चुअल में 1951 अक्टूबर 1951 से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि करीब 52 के मई तक चली थी। तो ये 1951-52 में जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुए, तब तक यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम करती रही। यानी हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को देश रिपब्लिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया गया, राष्ट्रपति जो है अपना कामकाज शुरू कर दिए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कंटिन्यू बनी रही, उसे नहीं खत्म किया गया। और जब 1951-52 का जनरल इलेक्शन हो गया, नए मेंबर का इलेक्शन के बाद सिलेक्शन हो गया, तब तक इस कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी ने काम किया था। तो ये था हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग थी। आगे हम देखेंगे कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बनाने के भी प्रक्रिया को देखेंगे। ये तो हमारा एक वर्किंग की प्रक्रिया थी, क्या क्या काम हुए। तो उसमें जो बनाया गया, जैसा कि हमने पहले कहा कि 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या है, उसको अलग अलग लोगों को बांट दिया गया कि कौन पर्सन किस पार्ट को देखेंगे। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो अलग अलग पर्सन कमेटी के रूप में बनाए गए थे। तो उसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी कमेटियाँ क्या क्या थी, किस कमेटी ने क्या क्या काम देखा, उसने क्या क्या काम किए। इसको बहुत संक्षेप में देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ब्रीफ में देखेंगे इसको। तो ये हमारा अगला वीडियो होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ पूछना हो क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग बेनिफिट पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। हमारा उत्साह बनाए रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे ये वीडियो डेली अपलोड होते हैं, इसलिए कोई ऐसा दिन गैप नहीं जाता है जिस दिन वीडियो अपलोड ना हो। इसलिए इसको मान लें कि वीडियो डेली अपलोड फ्यूचर में भी होते रहेंगे कंटिन्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।